जो आंकड़े हैं वो लगातार आते रहे हैं। हर घंटे जो सियासी समीकरण है वो बदलता रहा है और ये जो बदलाव है ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर का बदलाव का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। कुछ बड़े अगर हम आंकड़ों की बात करें तो केवल पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो पिछला जो आंकड़ा है वो एक साल में लगभग 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है और शायद ये छोटे छोटे जो बदलाव किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी का परिणाम रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के जो चुनाव का जो परिणाम सामने आया है उसमें सभी 75 जिलों में भगवा छा गया है, कमल छा गया है। कुछ आंकड़ों में नजर डाले थे कि आखिर निकाय चुनाव की अहमियत जो है वो क्या है। कुल जो वोटर है वो 4.32 करोड़ वोटर है। निकाय, शहरी निकाय की बात कर रहे हैं। 22 राज्यों के वोटरों से यह ज्यादा है। देश में सिर्फ 8 राज्य में इससे ज्यादा मतदाता हैं। निकाय चुनाव के वोटर 150 विधानसभा को कवर करते हैं। तो ये कुछ बड़े आंकड़े हैं कि लगभग 4.5 करोड़ और नगरीय मतदाता हैं और इस बार 4 लाख नए मतदाता भी जुड़े हैं। तो ये कुछ बड़े आंकड़े साफ तौर पर सामने निकल के आते हैं और इसीलिए निकाय चुनाव की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो निकाय चुनाव को अहमियत नहीं देती है और शायद इसीलिए ये जो परिणाम है उनके पक्ष में नहीं जाता रहा है। लोकसभा में शहरी इलाके की करीब 50 सीट पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिन चुनाव को विपक्षी अहमियत ही नहीं देता, शीर्ष नेता तो प्रचार करने ही नहीं जाता, उसका आप प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से करीब 1 साल पहले हो रहा है। निकाय चुनाव सेमीफाइनल है, गेट पास है, लेकिन शायद विपक्षी दल इसको समझ नहीं पाया और इसीलिए वो मेहनत में भी पीछे रह गया, वो संवाद में भी पीछे रह गया और इसीलिए उसके पक्ष में परिणाम भी है वो निकलकर सामने नहीं आए हैं। निकाय चुनाव से तय होगा पसमानदा मुसलमानों की पहली पसंद। लोकसभा चुनाव 2024 से करीब 1 साल पहले हो रहा है ये निकाय चुनाव। बीजेपी ने एक बड़ी अच्छी रणनीति अपनाई। 395 प्रत्याशी पसमानदा जो मुस्लिम है उन पर दांव लगाया और उसमें से कई बड़े प्रत्याशी जीतकर मैदान में आए, जीतकर बाहर निकले। तो यानी कि धीरे धीरे एक शैली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और सियासत हमेशा बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। सियासत यानी कि राजनीति में बदलाव बेहद जरूरी है। भाजपा ने कई बड़े कड़े फैसले भी लिए, कई जो बगावती थे, जो बागी थे, उनको निकाला। क्या ये विपक्ष में ऐसी जो कड़े फैसले लेने की क्षमता थी? क्या ऐसे बड़े फैसले लेने की क्षमता थी? क्योंकि अनुशासन से भी राजनीतिक दल चलते हैं। लोकसभा में शहरी इलाके की करीब 50 सीट पर प्रभाव। लोकसभा चुनाव 2024 से करीब 1 साल पहले का ये जो चुनाव है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं, दर्शाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश नगर निकाय का जो चुनाव है वो एक सेमीफाइनल के लिए तरह है। जी मनीष जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार बात हो रही है कि आखिर मेहनत में अगर कमी रह जाए और वैसे परिणाम ना आए तो कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि ठीक है, अगले चुनाव में हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जी प्लीज जी की अखंड जी ने और आपने योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत को बहुत प्रशंसा दिया है, बहुत उनकी मेहनत का सराहना किया है आपने। योगी आदित्यनाथ जी को हम तब से जानते हैं जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके आए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जब उन्होंने हिंदू महासभा से किया था, आप अब बेहतर जानते हैं। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदू युवा वाहिनी। जो हिंदू वर्ग के युवा साथी थे उनको उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी बनाया। गांव-गांव में, चूंकि मैं उसी मंडल का रहने वाला हूं, देवरिया जनपद का रहने वाला हूं, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से उनको जानता हूं। जो हिंदू वर्ग के लड़के थे उनको उन्होंने हिंदू समाज में काम करने के लिए और जाति और धार्मिक रूप से उनको उन्मादी बनाकर के हिंदू युवा वाहिनी संगठन से योगी आदित्यनाथ जी ने जोड़ा। मनीष जी, आप मेहनत के विकल्प, संतोष जी नहीं, संतोष जी बहुत गंभीर नहीं, संतोष जी आप मेहनत के विकल्प को ना, जो मेहनत है ना उसके लिए आप अलग से एक तर्क दे रहे हैं कि अलग से तर्क दे रहे हैं कि मेहनत की कोई भूमिका नहीं है। अरे उनकी परिणामों को क्यों नहीं देखते? उनकी मेहनत की बात मैं बता रहा हूं, परिणामों की क्यों नहीं देखते? देखिए क्या आपको जनता की जनता को जो समर्थन मिला है इसको आप स्वीकार नहीं करते? आपको लगता है? मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं और आपको जानकारी हो जाएगी और आप बहुत हैरत में पड़ेंगे। उनके योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक चरित्र अगर जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, देखिए आज देखिए नहीं, अरे ये कौन सी बात है संतोष जी? आप परिणामों पर भरोसा नहीं करते। आप अपने जो समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन रहा है उसको आप मानते हैं कि नहीं वो ठीक रहा है और अरे मैंने पहले ही कहा इतनी मेहनत ही
ठीक है, अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री 100 जनसभाएं करता है और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना सिर्फ 9 जनसभाएं करता है। आप कैसे कह सकते हैं? उसके बाद आप ये भी कहेंगे कि नहीं, जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया क्योंकि पुलिस ने मतदाताओं को जाने नहीं दिया, ईवीएम में आप खोट लगाएंगे। ठीक है, मैं आपके अंशु जी प्लीज। संतोष जी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। क्या सवाल है अंशु जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर अगर हम कांग्रेस की बात करें, जैसे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, अगर कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई है कि वो जनता से संवाद करने में पीछे रही। शीर्ष नेता तो भी कांग्रेस के सामने नहीं दिखा, कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं दिखा जो मेयर चुनाव तक पहुंचा हो, मेयर जिलों तक पहुंचा हो, लोगों से संवाद किया हो या निकाय चुनाव को लेकर प्रचार किया हो। बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी नहीं आए। दोनों लोग किस राज्य में थे आपको ये बात पता है, और क्या वहां का परिणाम है ये भी आपने 12 से 12 केंद्रीय मंत्रियों को मैं बता सकता हूं आपको कि जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रचार करते रहे हैं, जनता से संवाद करते रहे। बिल्कुल, देखिए पुलिस के नेतृत्व में भी लड़ा है केंद्रीय मंत्री, तो कुल मिलाकर मानते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ 2 ही नेता हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उससे नीचे का कोई कैडर नहीं है। ईमानदारी से चुनाव होता, कांग्रेस पार्टी झांसी, सहारनपुर, झांसी आपका कभी गर्व हुआ करता था, शाहजहांपुर, ये चारों नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीतती अगर पारदर्शिता से चुनाव होता, पहली बात। दूसरा, जो मुख्य चुनाव होता है, जैसे आपने कहा कि 24 से पहले का ये चुनाव है, जब मुख्य चुनाव होता है सिर्फ भाजपा के लिए जो नहीं, माइंडसेट है वो अलग होता है। अब लोग राशन के सहारे नहीं रहना चाहते, रोजगार चाहते, रोजगार। अब क्या पूछ रहे हैं सवाल कि जो 400 के गैस सिलेंडर पे सड़क पे बैठते थे, खोपड़ी पे लेके बैठती थी स्मृति ईरानी जी, अब 1200 का हो गया तो कहां है घनघोर सन्नाटा है। किसी भी पार्टी को इतने बड़े परिणाम मिलते हैं, इतने सार्थक परिणाम मिलते हैं, जी तो जी, क्या वजह देखते? कुछ तो वजह है ना, चाहे वो लाभार्थी रहे हो, चाहे वो खाद्यान्न वितरण रहा हो, चाहे आवास रहा हो, चाहे सड़क रही हो, चाहे सुरक्षा रहा हो, चाहे अपराध पर अंकुश रहा हो, लोग तो कारण रहे होंगे। कुछ भी आप दे दें, लेकिन लोग, भारत के लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, भारत के लोग स्वाभिमानी हैं, वो नहीं चाहते कि राशन के लिए लाइन में खड़े हों। गांव के लोगों को बेइज्जती महसूस होती है, वो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, वो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, उद्योग धंधे हों, वो तो कुछ सरकार दे नहीं पा रही। आज आप देखिए एमएसएमई सेक्टर कितना, 6.5 करोड़ रोजगार बंद हो गए, बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था प्रभावित है। सिर्फ एक आदमी को बढ़ाया जा रहा है, पूरा देश जानता है, मोदी जी के मित्र हैं वो, नाम लेने की जरूरत नहीं। समय आने दीजिए, यही जनता इनको वैसे ही उठाकर वहीं पहुंचाएगी जैसे कर्नाटक में पहुंचा है। नगर निकाय के चुनाव पुलिस के नेतृत्व में आदित्यनाथ जी ने लड़े हैं, उनको उनकी जीत मुबारक, लेकिन जनता को अगर विधानसभा के चुनाव अगर जनता को ये ठीकरा फोड़ने का जो आप काम करते हैं ना, जो विपक्षी है ना, जो कांग्रेस और सपा के लोग जो सिर्फ ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, हमें लगता है अब आजकल की जनता ये सब समझ गई है, ये जनता समझ गई है। हमारा ये भी काम नहीं है आपकी तरीके से कि हम विपक्ष से ही सिर्फ समस्याएं गिनवाएं। हमारा जो काम है वो हम वही करेंगे। विपक्ष अपनी भूमिका तो अदा करे, विपक्ष का काम रहेगा कि विरोध के, अच्छा विरोध के समय तो दे दीजिए, हमें अपनी बात तो कह लेने दीजिए। अगर जनता इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे आपको, अगर इस चुनाव में जनता का वोट प्रतिशत बढ़ता तो हम जरूर मानते कि सरकार के फेवर में खड़े। नहीं बढ़ा ना, 33-30% पाके कोई पास होता है क्या? फेल सरकार का फेल रिजल्ट है, ठीक है, वो जीत में परिवर्तित है, उनको बहुत मुबारक है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि फेल सरकार है, फेल रिजल्ट है। 30% पोलिंग क्या कोई उचित, एक संतुष्टिजनक कोई पोल है क्या? इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो शुरुआत से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो शहरी निकाय का चुनाव है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी शहरों में बड़ी मजबूत है। आप अपने आप को ग्रामीण गांव से जोड़ते हैं ना, कि आपने बांट रखा है कि शहरी जो मतदाता है वो बीजेपी के साथ है, ग्रामीण जो मतदाता है गांव का जो है वो सपा या कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं पता, हम तो चुनाव लड़े मुरादाबाद में, हम 3500 वोट से चुनाव हारे, नगर निगम का हराया गया है। समाजवादी पार्टी तो मुरादाबाद में 4थे नंबर पे है, शाहजहांपुर में 3रे नंबर पे। हम भी शहर की पार्टी है, ऐसा नहीं, हम गांव शहर हर जगह की पार्टी है। लेकिन बीजेपी ने इस बार षड्यंत्र चर्चा है। मुख्यमंत्री जी, आप पुलिस के नेतृत्व में चुनाव लड़े, जनता को यह बात पता है। ठीक है, अखंड जी कैसे देखते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल ये कहे कि नहीं, निकाय चुनाव तो जो शहरी आबादी है वो भाजपा के ही साथ है, गांव की आबादी मेरे साथ है, और इसीलिए जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में नहीं आए, कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि मतदाताओं को भी शहर और गांव में बांट देना ठीक है? देखिए, बांट के देखना तो एक स्ट्रेटेजी के लिहाज से सही है,
उसे गलत नहीं कहा जा सकता। वो स्ट्रेटजी है, चुनावी रणनीति है कि शहर में कितना वोटिंग परसेंटेज होता है, एक आंकड़ा निकाल लिया जाता है कि इतने इस चुनाव में इतने वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले। लोकसभा का चुनाव होता है थोड़ा ज्यादा होता है, विधानसभा का चुनाव होता है तो थोड़ा उससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन जो शहर की सरकार चुनी जानी थी, शहर की सरकार के चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है लोगों का। और चूंकि प्रत्याशी भी अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिनों में, शहरी मतदाता वैसे भी थोड़ा उदासीन माना जाता है, तो वो अपनी छुट्टियां मनाने निकल जाता है या फिर वो आराम करता है। तो ज्यादातर यही रुझान देखने को मिलता है, यही ट्रेंड देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के बीच में जो शहरों गांवों को जो जोड़ के आपने सवाल खड़ा किया था, ये बात एक तर्क को जन्म देती है। और तर्क ये कि पिछले कुछ चुनावों का आंकड़ा आप रख लीजिए। 2017 के चुनाव की बात अगर कर लेते हैं तो 70% तक चुनाव, लगभग 70% तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव वोटिंग पोल हुआ, उसमें भी बीजेपी जीती, उसमें भी ज्यादातर सीटें बीजेपी के हक में गई। 2022 का चुनाव आप देख लीजिए, उसमें भी बीजेपी को फायदा हुआ, वो ग्रामीण इलाके थे। ऐसे ही चुनावों का पूर्वांचल का भी आप देख लीजिए तो रुझान जो है, अगर ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी अगर बीजेपी के अधिकतर पक्ष में जा रहा है तो इसका मतलब आपकी मेहनत में कहीं कोई कमी रही। आपने जो भरोसा जनता के बीच में जगाना था, शायद वो करिश्मा कर पाने में आप कहीं पीछे रह गए। पीछे क्यों रह गए? क्योंकि आपने अलग अलग चीजों को सही तरीके से देखा नहीं या फिर उसका सही मूल्यांकन नहीं किया। अगर मूल्यांकन आपने किया होता तो आपके लोग हर चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ने की कोशिश करते, एक अलग रणनीति बनाई जाती। मुलायम सिंह यादव की बात मैं जरूर करूंगा। वो क्षत्र बनाते थे, वो क्षत्रपों के आधार पर वो एक क्षेत्र के लिए एक बड़े कद्दावर शख्सियत को तैयार किया उन्होंने, वहां की जिम्मेदारी दी और वहां से वो लोग जिता के लाते थे, अपने प्रत्याशियों को जिता के लाते थे। और समाजवादी पार्टी यही वजह रही, चाहे बीजेपी मजबूत हुई हो, चाहे बसपा मजबूत हुई हो, समाजवादी पार्टी हमेशा नंबर 2 की पार्टी बनी रही। तो ये एक ताकत समाजवादी पार्टी की उस समय हुआ करती थी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं डोर ढीली छोड़ी, लगाम जब ढीली छोड़ी तो मुश्किल ही आई। केवल जो आश्रित होने की बात हुई कि हम सारा जो करिश्मा होगा वो गांधी नेहरू परिवार के आधार पर करिश्मा कर पाएंगे, ये गलत हुआ। यहां पे जो दूसरे लेवल का जो आपका नेतृत्व था उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसको भी उतनी मजबूती के साथ। ठीक है, आपका कांग्रेस का बड़ा इतिहास है और लंबे समय तक आपने सत्ता में रह के शासन किया है, तो वो आपका जो गांधी नेहरू परिवार के बरक्स आपको जो एक तैयार करना था, साथ में सेकंड लाइन आपको तैयार करनी थी, उसमें कहीं आप पीछे रह गए। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपको आपके मेहनत की तरफ इशारा करती हैं। तीसरा, जो आपके सबके वोट बैंक में जो सेंधमारी होनी शुरू हुई, चाहे वो पहले कांग्रेस के वोट बैंक से सेंधमारी शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कुछ हद तक बीजेपी ने भी उसमें जगह बनाई। तो ये सेंधमारी का सिलसिला इस बार जो नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने एक नया जो डिस्कोर्स शुरू किया है कि पसमानदा मुसलमानों की बात जो खड़ी की है, ये पसमानदा मुसलमान, ऐसे ही पिछली बार जब 2017 के चुनाव हो रहे थे तो उस दरमियान भी एक बात उठाई गई थी कि मुस्लिम महिलाएं समझ बीजेपी को पसंद करने लगी हैं और बहुत ज्यादा वोट उनका पोल हुआ है। तो ये पसमानदा मुसलमान एक अगली कड़ी है। आपकी सेंधमारी हो रही है, आपके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, जिसको लेकर आप कहते थे कि मुसलमानों के लिए तो पूरी तरीके से अस्पृश्य है, अछूत हो जाती है बीजेपी। तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोग खिसक रहे हैं। अगर खिसक रहे हैं तो क्यों खिसक रहे हैं और आपको उसके लिए अलग से मेहनत करनी होगी, जरूरत है। रतन मंडलाल जी, एक और दिलचस्प इस बार के चुनाव में देखा गया वो है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, मेरठ में उसने बड़ा डेंट मारा है। क्या आपको लगता है विपक्षी दल के लिए बड़ा खतरा है? क्योंकि जो डेंट है ना वो सपा, बसपा, कांग्रेस को ही लगा है। देखिए, MIM के द्वारा ये कोशिश तो पिछले कई सालों से की जा रही थी कि वो उत्तर प्रदेश में आके अपने लिए जगह बनाएं। और मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले उनको उत्तर प्रदेश में सभा करने की भी अनुमति नहीं मिली थी जब किसी और पार्टी की सरकार थी। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि MIM द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि वो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से बाहर निकलकर पहले किसी अन्य राज्य में अपनी पहचान बनाए, जिससे कि वो एक वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर पूरे देश में उभर के आए। ये प्रयास उनका पिछले कुछ सालों में मैं समझता हूँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बंगाल, कई राज्यों में हुआ है जहाँ पे उनको वैसी सफलता नहीं मिली जैसी वे अपेक्षा करते थे।